और दोस्तों नमस्कार। और आज हम हैं बड़वानी में, और बड़वानी में हमारे साथ में हैं गजेंद्र सिंह जी पटेल, जो कि सांसद हैं वर्तमान में और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान अभी कैसा है और वो अपनी क्षमता से पार्टी को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, और पार्टी के लिए जो उनका समर्पण है उससे जो जनहित हो रहा है उसमें उनकी क्या भूमिका है। ये सब सारी बातें जानने के लिए आज हम हैं बड़वानी में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहला और सीधा सवाल जो है आपसे यही है कि ये जो अभी खरगोन में जो घटना हुई उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे लोकसभा में खरगोन बड़वानी दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। खरगोन इस लोकसभा का सबसे बड़ा जिला है और खरगोन की जो घटना घटी है 10 तारीख को यहाँ पर भगवान राम नवमी का दिन था, राम जी का जन्मोत्सव था। राम जी के जन्मोत्सव पर पूरे देश भर में शोभा यात्राएं, जुलूस और उनके जन्मोत्सव पर खुशी का त्यौहार हिंदू समाज मना ही रहा था। विगत कई वर्षों से खरगोन में भी हिंदू समाज को परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालकर, जुलूस के रूप में निकालकर उसका खुशी वर्धन भी करता है, भी लगाता है और खरगोन की जनता भी उस प्रकार से शामिल होती है। उससे पहले शांति समिति की बैठक होती है, सब त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक भी की गई। हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, सबसे सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने की बात भी हुई। परंतु जैसे ही शोभा यात्रा निकली और कुछ कदम आगे बढ़ती है और एकदम से अचानक सैकड़ों की तादाद में पत्थरबाजी उनकी होती है। कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों को चोट लगती है, कई लोग बचते भी हैं और एक पक्ष मुस्लिम पक्ष के कई युवा लोग पत्थरबाजी करते हैं। इससे वहाँ के समुदाय के लोग होते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन भी बचाव तो जरूर करता है। आने के बाद में थोड़ा संघर्ष भी हुआ, तो उसमें आपने देखा है कि पत्थर के साथ में हमारे उनको भी गाँव में गोली लग गई। ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि पथराव होना भी गोली लगा। फिर उसके तुरंत बाद घटना संजय नगर में घटती। संजय नगर में हिंदू घर चिन्हित है, हिंदू घरों में जाकर पत्थरबाजी करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके घरों का सामान तोड़ करते हैं। कई घरों के सामान में बाहर निकालकर भूमि के सामान को जला दिया गया। कई लोगों के, कई भाई और बहनों के साथ में उन्होंने मारपीट करी, पत्थरों से मारा, घायल भी किया। और कई घर ऐसे जो दूसरी मंजिला है वो अगर भावसार मोहल्ले की बात करें, हम अगर सलाखों बाजार तक की बात करें, पेट्रोल पंप वहाँ पर फेंकेगा, पेट्रोल के माध्यम से भी घरों को जलाएगा। निश्चित तौर पर मोटरसाइकिलें भी काफ़ी सैकड़ों की संख्या में चली है, बड़ी गाड़ियाँ भी चली है। एक तरफा भी प्लानिंग यहाँ पर भावसार मोहल्ला हो गया, चिकित्सवाड़ी हो गया, आपका आनंद नगर हो गया, जैसे कई इलाके 13 स्थानों पर एक साथ बड़े तरीकों से हमले किए गए। निश्चित तौर पर बड़ा चिंता की बात है कि हिंदू समाज का त्योहार मना हुआ था, परंतु एक पक्ष में CCTV फुटेज में ये स्पष्ट दिख रहा है, जिनको आप लोग भी देखें, देश भर के तमाम लोगों ने उसको देखा है कि वीडियो चल रहे हैं, पत्थरबाजी का वीडियो देखा है, मंदिरों पर पथराव हो रहा है, लोगों को पथराव हो रहा है, लोगों को घर से ला जा रहा है, उसका वीडियो निकला है। लोगों के साथ में इस प्रकार से बदतमीजी की जा रही है, उनकी वीडियो देखने है। तो ये ध्यान में आता है कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें, पेट्रोल आना, पत्थर आना, गोली चलना, तो ये बहुत असंतोष वाला माहौल था। निश्चित तौर पर खरगोन की घटना को लेकर पूरा खरगोन में पूरा जिला चिंतित है। कभी सोचा नहीं था कि एक पक्ष इस प्रकार से हिंदू पक्ष के खिलाफ पत्थरबाजी और आक्रमण करेगा। और भाई साहब, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात है जो चिन्हित करने की है, जैसा आप जो कह रहे हैं गोली चलना, अगर कोई घटना अगर प्रायोजित नहीं है तो उसमें गोली चलना कोई सामान्य घटना तो नहीं होती है कि ये मतलब ऐसा एक दंगा जैसा था या सांप्रदायिक दंगा इसको मान लिया जाए। मुझे लगता है कि जुलूस निकल रहा और सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर मारने के लिए आगे आ गए, तो ये भी अचानक नहीं होता है। जी बिल्कुल, कि कोई दो व्यक्ति खड़ा और दो ने पत्थर उठा के मारे, तो लगता है कि दो व्यक्ति उठाते हैं, 50 है, 100 है, 150 लोग एक साथ झुंड बना करके पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ये प्री प्लानिंग होना दिखती है। एक बात होता है कि पेट्रोल को 1 मिनट में बनता नहीं, पेट्रोल बनाने में टाइम लगता है। पेट्रोल पंप देखे गए, लोगों के घर से लाके हमने वीडियो में देखा, वीडियो देखे पेट्रोल पंप, तो ये पेट्रोल पंप भी एक षड्यंत्र है। पेट्रोल तत्काल नहीं बनता, सवाल फिर लोगों की एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाना, अचानक भीड़ इकट्ठी नहीं होती।
फिर खसखस वाले की तरफ से लोग आ रहे हैं, पत्थर उठा के ला रहे हैं, पेट्रोल ला रहे हैं। फिर एक हमने मस्जिद के पास में आपने देखा होगा कि फोटो वायरल हुआ जिसके मकान के ऊपर गोफन टाइप का एक एंगल बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा गोफन से बड़े कुछ पत्थर दिख रहे हैं। गोफन तत्काल तो बन नहीं सकती, बनने में टाइम भी लगा, प्लानिंग होगी जो हमने कैसे करना है, ये भी लोगों ने वहाँ बताया। मतलब आप लोगों की बातें आप सुनेंगे तो लगता है कि एक भयानक स्थिति हमारे सामने खबरों की खड़ी है। लोगों का दर्द है जो लोगों के साथ में हुआ है। महिलाओं से पूछो, भाइयों से पूछो, पड़ोस में रहने वाला बोलता है कि नहीं आप ठीक रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, और वही दूसरे से रिश्तेदार हमारा कुछ कर रहा है, उसको पीट रहा है, घर जला रहा है। लोगों के दर्द की कहानियाँ सुनी है, तो उनको फिर आगे खाना खाता है। जैसे कई इनके मुस्लिम भाइयों को मिठाई बनाया हुआ आकर उनके साथ मारामारी कर रहे हैं। जैसे कई दर्द की कहानियाँ हिंदू परिवार की, मुझे लगता है कि ये सब देखने का जैसा कि जो आपके बारे में जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि आप संघ के प्रतिवर्ष दीक्षित कार्यकर्ता हैं, और एक दृष्टि होती है जो समाज को देखने की होती है। तो मुझे लगता है कि जो संघ से परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसकी एक विस्तृत दृष्टि हो जाती है समाज को देखने की। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि कोई आतंकवादी संगठनों का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि गोली चलाना कोई सामान्य घटना नहीं, वो भी एसपी को गोली लग जाए, मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए। निश्चित तौर पर घटना खरगोन की जो भी है बड़ी दुखद घटना है। इसमें जो चीज़ हुई है खरगोन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले आज से 40 साल पहले रामलीला रेस्क्यू था, उसको भी गोली चली थी, आज भी गोली लगी। उस समय भयानक दोष हुआ था, दंगे हुए, काफ़ी लोग उसमें मारकाट भी हुई। और अब जो ध्यान में आता है उसमें बात जरूर है कि ऐसे कई लोग पकड़ाए हैं। पिछली बार 3 दिन पहले जब होटल में सब्जी पी गई वहाँ पर तालाब से, तो वहाँ पर भी 20 से 25 लोग जो हैं वो पहाड़ी लोग पाए गए। यहाँ पर क्यों आए थे, खाई के लिए आए थे, वो भी ध्यान में आता है। तो कई बाहरी लोगों की शिकायतें आज भी आ रही है, रिसर्च भी कोई नहीं कर रहा है। रही बात कल DFI संगठन के 4 कार्यकर्ता पकड़ाए गए, उनकी गाड़ियाँ पकड़ाई गई हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं, जो यहाँ पर आए थे उससे भी छानबीन चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित तरीके से काम किया गया। निश्चित तौर पर खरगोन में अशांति फैले इस प्रकार का संदेश इस पूरी घटना को देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि लोग जो वीडियोज, फोटोज, बयान, जिनकी दर्दनाक कहानियाँ हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी अगर सब चीज़ें अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना और इससे बड़ी घटना घट सकती है। ये घटना भी बहुत बड़ी घटी है, लोगों का दर्द है। महिलाओं से पूछूंगा किस तरह से उनका मन बहरा हुआ है। आज खसखसवाड़ी के पास में हिंदू समाज से बात करें तो उनको लगता है कि हम कहाँ फंस गए। हम बहुत सारे मोहल्ले में हम जाके देखें तो हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग पलायन करने की स्थिति में, कई लोग पलायन कर चुके हैं संजय नगर से। कई लोगों के घर 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जल चुके हैं इसी घटना को लेकर। हर बार टारगेट मुस्लिम समुदाय के युवा लोग, समुदाय के परिवार के लोगों को जलाते हैं, हिंदी के बर्तन जलाते हैं, हिंदी के कपड़े जलाते हैं। हर सालों में ये घटना हो रही है। जैसे कई हिंदू परिवारों के बयान दर्द की कहानी हम बयान नहीं कर सकते, इतना दर्द है इस घटना को लेकर हमारे मन में। तो ये एक सीधा सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई साहब कि जो ये घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम हुआ, ठीक है, सरकार का अपना एक अलग एंगल होगा, आपका एक राजनीतिक अलग एंगल होगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें परिदृश्य में जो दिखता है वो ये है कि जो हिंदुओं का पलायन, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय वहाँ पे प्रतिबिंबित है। तो क्या उस पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? जैसा कि अभी आप एक किसी राष्ट्रीय चैनल पे भी कह रहे थे, अभी भी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पलायन हुआ, तो ये पलायन कब रुकेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है जिम्मेदार सरकार। मुझे लगता है कि पूरा देश एक शांति का टापू है और भारत की भी संस्कृति रही है कि हम सर्व समाज सर्व हिताय की बात करते हैं, सभी समाजों के हित की और सुख की बात करते हैं। और संत सनातन धर्म भी इसी दिशा में काम करता है और हम चाहते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी धर्म का अपनी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार वो अपना काम करें। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी को स्वतंत्रता है। मुसलमान भी अपना ईद और रमजान का त्यौहार मनाता है, तो कोई हिंदू समाज के लोग नहीं होता, बौद्ध अपना धर्म मनाता है, अपने रीति रिवाज मनाता है, सिख है, ईसाई है।
सभी को अपने अपने सुख होता है तो अपने अपने कोशिश में ले लिया वो सब खुशी से मनाते हैं और कोई भी इस पे कोई आपत्ति नहीं करता क्योंकि भारत के संविधान में सब चीज दी है तो भारत के संविधान में हम सभी पालन करते हैं परंतु जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है उस घटना में एक हिंदू पक्ष के लोगों को पत्थर मारना और उनको फिकर करना उनके घर को जला देना मारपीट करना ये कहाँ का न्याय है और इससे उपजता है असंतोष और पलायन तो निश्चित तौर पर जो पलायन अगर अब ज़्यादातर हो रहा है हमने देखा है कि मुस्लिम बस्ती में अगर हिंदू परिवार में जहाँ रह रहा है वही ज़्यादातर पलायन हो रहा है क्यों हो रहा है क्या कारण है इसके पीछे जाना चाहिए हमने देखा है कि पाकिस्तान में दूसरे माहौल देश है वहाँ पर कई हिंदू परिवार हैं जो पलायन होकर भारत आ रहे हैं क्या कारण है कि ईद में बहुत संख्या होने के बाद में हिंदू परिवार वहाँ से आ रहा है कई दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ पर हिंदू समाज है उनके पलायन उनको मजबूर होना पड़ रहा है ये कहेंगे उनको मजबूरी कर रहे हैं और अपने मकान बेच रहे थे खरगोन में भी कई लोगों की पलायन की स्थिति खड़ी हो गई क्योंकि डर गया है पूरा परिवार डर गया आपने वीडियो देखी आप जी सर जो ये मुद्दे हैं इन्हीं को लेकर मैं आज आपके पास में आया हूँ और मतलब एक जनमानस में भी एक इस बात को जानने की जिज्ञासा है कि आखिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या सरकार की बनती है और दूसरी बात कि सरकार क्या इस पलायन को रोकने के लिए इतनी प्रतिबद्ध वहाँ पे दिखेगी आपकी क्या योजना है निश्चित तौर पर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन वैसे तो नहीं होना चाहिए पलायन के जो कारण है तो एक तो व्यक्ति पलायन दो तीन प्रकार से करता है कि पलायन व्यक्ति रोजगार लेने के लिए अपने घर को छोड़कर पलायन करता है दूसरा इस प्रकार की वहाँ पर अगर वो सुखी नहीं है तो कोई कष्ट रहे तो पलायन करता है और इस प्रकार से आतंकी दंगों के कारण भी व्यक्ति वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अन्य जगह उसको सुरक्षा मिले तो इस प्रकार से पलायन करता है वैसे अगर हम ये कहें इसको ये पलायन नहीं एक सताया हुआ षड्यंत्र है षड्यंत्र के तहत उनको जाना पड़ रहा है किसी के घर में आप आग लगा देंगे तो कैसे रह पाएगा निश्चित तौर पर मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि पलायन के बहुत सारे कारण होते हैं खरगोन की घटना का जो पलायन का मुख्य कारण है कि संजय नगर में से कई परिवार मैंने कहा कि उनका पिछले कुछ साल पहले घटना घटी तब उनके मकान जला दिए गए उनके समझ तोड़ दी फिर घटना हुई 2 साल बाद फिर घटना उनके मकान तोड़ दिए ऐसे कई परिवार संजय नगर और आसपास के हिंदू परिवार में जहाँ पर आसपास बस्ती है तो उनके साथ इस प्रकार की घटना तो पलायन की मजबूर होती वो कितना मकान को वापस बनाए सामान खरीदे रोजगार स्थापित करे तो उनको लगेगा हमको यहाँ सुखी नहीं इस कारण से पलायन हो रहा है तो वो सुख सुविधा उनको प्राप्त हो उनकी सुरक्षा की गारंटी खुद में भी और सरकार में कि समाज के लोगों को बात कर रहे हैं कि समाज के सब अंदर ही वही और सभी समुदाय वही मिलकर है हमारे से कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारा पड़ोसी अगर जैन समाज है उसको महीने में देंगे वो बौद्ध समाज है उसको महीने में देंगे वो ईसाई समाज है उसको महीने में देंगे वो मुस्लिम समाज है हमारा सब हर व्यक्ति कहीं भी रह सकता है परंतु ज़्यादातर संख्या होने के बाद में इस प्रकार का अगर लोग लोगों पर अत्याचार होता है तो पलायन के मजबूर में निश्चित तौर पर सरकार ने जो ध्यान देना चाहिए सरकार से कई लोगों से मेरी बातचीत चल रही है इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने उनके घरों को बनाने के लिए उनको घर संचालित करने के लिए सामान की उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने गारंटी की है उसका सर्वे भी चल रहा है और सर्वे काम पूरा हो चुका है तो सरकार उसमें ठोस निर्णय उसमें लिया है और निश्चित तौर पर पलायन न हो इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है अच्छा जी जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो सहिष्णु हैं लेकिन अगर कोई हमारे घर जलाएगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा तो बिल्कुल सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही पलायन रुक जाएगा भाई साहब आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं आपको देखा जाता है कि आप संसद में भी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या जनमानस की बात हो या रेलवे की योजना हो तो अभी जो है तो आप एक आपका जो मैं शायद बायोडाटा देख रहा था आज तो उसमें मैंने देखा कि आपने एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई की हुई है तो उसके लिए आप इस जो क्षेत्र है जिसको आप कहते हैं कि वाइट गोल्ड है ये तो इसके लिए आपकी क्या योजना है इस क्षेत्र के लिए कि आप इसको कैसे और आगे लेके जाए निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे काटन होता है व्यापार होता है वो सभी प्रकार ये उच्च क्वालिटी से लेकर निम्न क्वालिटी तक बात होता है वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का डिमांड है हमारे यहाँ खरगोन है सहवार है कई काटन की यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं ऐसे धागा बनने के लिए यहाँ पर बाहर सप्लाई किया जाता है
तो यहाँ पर रोजगार के अवसर अनेक हैं, इसलिए यहाँ पर खरगोन जिले में उद्योग क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, बड़वानी में किए गए हैं। जैसे उद्योग क्षेत्र पिछले 5-7 सालों में यहाँ डले भी हैं, जिसमें मुझे लोग रोजगार मिला है और इसलिए यहाँ पर रोजगार के कई अवसर है। कॉटन को लेकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं पिछली बार हमारे मुकेश मंत्री हमारे आदरणीय सचिता जी से बातचीत करी थी, केंद्र में बातचीत करी, कुछ छोटे एमएसएमई मिनिस्ट्री के माध्यम से, उद्योग मिनिस्ट्री के माध्यम से रोजगार सभी करने योजना चली। इसलिए एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में किसानों का जो समूह बनाकर काम करने से हमारे खरगोन बड़वानी में भी ऐसे महाराष्ट्र 14 समूह बन चुके हैं जो काम भी कर रहे हैं। पिछले ही दिनों हमने कुछ एफपीओ केंद्रों का भी उद्घाटन किया, जिससे किसानों के संगठन के उत्पादनों को लेकर, उनके मूल्य को लेकर, उनके आर्थिक लाभ को लेकर बहुत सारे काम शुरू किए। तो ऐसे केंद्र की सरकार भी चाहती है कि आत्मनिर्भर हर व्यक्ति बने, हर गाँव बने, हर आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी बनेगा। इसलिए इस क्षेत्र में हम कृषि महाविद्यालय की डिमांड करेंगे, विशेष तौर पर कृषि महाविद्यालय का प्रोजेक्ट चल रहा है। मेडिकल कॉलेज की हमने डिमांड करी, खरगोन क्षेत्र में हमारे मेडिकल कॉलेज की डिमांड करी। रेलवे को लेकर हमने बात करी है, उनका सर्वे भी चल रहा है। तो रेलवे बहुत बड़ा वो है, जहाज शिपिंग की हमने बात करी है, क्योंकि हमारे बांग्लादेश से किनारा वाले यहाँ से लेकर हम सरदार सरोवर तक हम गुजरात सकते हैं, एक ही ब्रिज नहीं है, वहाँ से हम जहाज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो भीड़ से हमारे ज़्यादा होती है, पूरे देश में हमारे पूरा होती है। और इसलिए रहा मटेरियल हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। इसलिए हम ट्रैवल क्षेत्र जो हमारे ट्रैवल लोगों की कैसे जो बने, ट्रैवल क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसा यूटिलाइज करना है, इस तरह से हम प्रबंधन केंद्र स्थापित कर रहे हैं। प्रबंधन केंद्र के माध्यम से बड़ों क्षेत्रों का निर्माण करने की जैसे कुछ छोटे छोटे उपक्रम उन क्षेत्रों में शुरू किए, परिणाम आगे आगे सालों सालों देखने में हम मेरा इससे कई हमारे विकास हमारा भाई साहब जैसा कहते हैं कि राम को राम बनाने में जो एक भील जनजाति है उसका मुख्य योगदान रहा कि जिनको आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देश पूजता है, विश्व पूजता है और सनातन संस्कृति की परंपरा के हमारे ईष्ट हैं राम, तो उनको बनाने में अगर देखा जाए तो अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो वो भीलों का ही रहा। भील जनजाति जो निवास करती थी वन में, तो वहीं जाके राम हुए। तो आपको ये क्षेत्र मिला है भील जनजाति का और आप यहाँ कई सालों से सक्रिय हैं और आप अभी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि इस जनजाति का कैसे विकास, सर्वांगीण विकास हो सकता है? मुझे लगता है कि जनजाति समुदाय मेहनत करने में कोई पीछे नहीं होता है, वो कभी मांग कर नहीं खाना खाता है, वो अपने दम पर तो काम करता है। और इसलिए वनों में, जंगलों में रहने वाला समुदाय वहीं से ही अपना अर्जन प्राप्त करता है और वहीं पर उसको उपयोग करता है। और इसलिए अभी कुछ सालों से पूरे देश में अगर जनजाति क्षेत्र की बात करें, खासकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो कई जनजाति समुदाय के लोग अगर हम पहाड़ी में जंगल में रहते हैं तो एक ही फसल प्राप्त करते हैं, इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता क्योंकि जंगल अब बहुत सारे कट गए हैं। अब वहाँ पर खेती हुई है, वहाँ जनजाति क्षेत्र में पानी की सुविधा दी, बिजली की सरकार की काम करें। तो कई लोग यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई नहीं होता है। माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैवल क्षेत्र में, तो कुछ ट्रैवल क्षेत्र की माइग्रेशन रुके, इसलिए वहाँ की जो किसानों की फसल है, वन योजना है, उसको वन धन केंद्र के माध्यम से वही का समूह बनाकर, वही का अधिकार बनाकर इस तरह की खरगोन का भगवान खड़ा हुआ, भगवान का सेंधवा हुआ, पाटी हुआ, ऐसे कई क्षेत्रों पर वन धन केंद्र बनाए गए जहाँ पर वहाँ की औषधि, वहाँ की फसल, वही पर उसका प्रोडक्शन किया जाए, वही उसको निर्माण किया जाए और वो मार्केट में आकर उसका अच्छे होने में इसका लाभ हमारे जनजाति क्षेत्र में मिला। ये योजना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सोचा कि ट्रैवल क्षेत्र का विकास होने से कई प्रकार की योजनाएं तो एसपी ऑफिस के माध्यम में बंधन केंद्र भी है और गाँव में बिजली को से 100 रुपया से बिजली प्राप्त हो, एक फसल लेके दे जाए, वो 4 फसल है, छोटे छोटे मेड़बंधन के माध्यम से पानी रोका जाए, पानी का स्टोरेज किया जाए, जिससे हम एक फसल के बाद में दूसरी फसल मिले। ये तमाम प्रकार की सोच लेकर सरकार काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उसके लिए सीएम स्कूल हो गई, एक लोग विद्यालय के माध्यम से सरकार में अभी स्थापित हो गए। अब और डिमांड हमने करेंगे तो इससे शिक्षा के क्षेत्र को भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार काम करेगी तो मुझे लगता है परिवर्तन ट्रैवल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि नौकरी कुछ % लोगों को मिल
चाहिए, ताकि काम करने के लिए जमीन पर बहुत सारे काम हैं जो आदमी कर सकता है। उसको लेकर कौशल विकास केंद्र हुआ, मुख्यमंत्री ट्रेनिंग हो गई, ऐसे कई उपक्रम शुरू किए हैं जिसके माध्यम से अगर साइकिल पंचर होगी जिसको ठीक करने वाला मैकेनिक तैयार हो, इलेक्ट्रिशियन काम करने वाला तैयार हो, गाँव के इंजीनियर तैयार हो। ऐसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने उपक्रम शुरू किए जिसके माध्यम से हजारों युवा अब ट्रेनिंग हो गई। तो गाँव में भी कई प्रकार के लोग खड़े हो गए, ठेकेदार तैयार हो गए, इलेक्ट्रिशियन तैयार हो गए, काम करने वाले लोग तैयार हो गए। तो गाँव की समस्या गाँव में ही हलो। कि केंद्र की सरकार का उद्देश्य है, मध्य सरकार का उद्देश्य है, हमारा भी आत्मनिर्भर जो बनेगा तो गाँव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और गाँव के लोग भी आत्मनिर्भरता के साथ खड़े रहेंगे। ये पूरा काम केंद्र की सरकार और राज्य सरकार करके निश्चित। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और युवाओं के विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है, तो निश्चित ही परिणाम सुखद होंगे। भाई साहब एक और सवाल आपसे चलते चलते कि ये जो क्षेत्र है, आप जो मतलब तो प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के भी चर्चा कर रहे थे, तो ऐसी कोई 3 योजना बताइए जिसका कि सीधा लाभ जो है हमारे दर्शक या जो इस क्षेत्र के लोग हैं देखने वाले वो सीधा ले सकते हैं या उस योजना के लिए आपसे आगे ले सकते हैं, जिससे कि मतलब पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का सीधा संदेश उन तक पहुँच जाए। सबसे पहले तो अभी जो सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है, क्योंकि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में कहा था कि समाज बहुत पिछड़ा रहेगा तो देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए देश की सरकार ने पहले से ये तय किया था कि सरकार गरीबों की सरकार, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसलिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं बनाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा होने की बात की। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जहाँ पर जिनको रहने के लिए छत नहीं है, दीवारें नहीं है, टूटा फूटा घर है, वो उनका सपना हुआ करता था कि हम कब 2 लाख 3 लाख कमाएंगे जिससे हम एक कमरा बना सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजना जब पर शहरों में रहने वाला गरीब, तो ग्रामीण में रहने वाला जो गरीब है उसका सपना हो गया, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना, गाँव में मिलने वाला 1 लाख 48,000 और शहर में मिलने वाला 2.5 लाख, उससे उसका एक कमरा बाकी सब उसका लग रहा है कि आज मैं भी मेरे सपनों के घरों में रह सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण योजना और एक नहीं, लाखों करोड़ों 8 करोड़ से भी ज्यादा देश में प्रधानमंत्री आवास के मकान बन चुके हैं और अभी और देश में शुरू हो गए। तो एक महत्वपूर्ण योजना ये। अब दूसरा महत्वपूर्ण योजना है कि आदमी सबसे ज़्यादा कर्जदार होता है बीमारी में, और आदमी जब हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में जाने पर पैसे की कोई सीमा नहीं, 1 रुपये से लेकर करोड़ और रुपये तक खर्च इलाज में होता है। इसलिए गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब कर्जदार जब होता है, जब उनको इलाज कराना है, शिक्षा लेना हो तो कर्ज लेता है, मुझे अच्छा इलाज कराना है, तो इलाज जब लेने की पैसा इकट्ठा करके कर्जदार हो जाता है। जैसे कई गरीब लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जा रहा है और इस देश में 15 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। करीब 2.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का ऑपरेशन निःशुल्क प्रधानमंत्री के चल रहा है। निःशुल्क हमारी 2 महत्वपूर्ण योजना अभी देश में हमको ध्यान में है। तीसरा महत्वपूर्ण योजना की गरीबों की योजना है। हर व्यक्ति बीमा अपना कराता है, किसी व्यक्ति हेल्थ का बीमा कराता है, प्राइवेट कंपनी का बीमा कराता है। आज मार्केट में चाय पीने जाते हैं तो चाय भी 8 रुपये की 10 रुपये मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी गरीबों का बीमा होता है और प्रधानमंत्री जन जीवन मिशन के तहत 12 रुपये के में आपको 2 लाख का बीमा, 330 रुपये में आपको 4 लाख का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, मतलब छोटे लोग के लिए मात्र 500 रुपये के आसपास 4 लाख का बीमा हो जाता है। चाय के खर्चे में जीवन की सुरक्षा है। ऐसी 3 महत्वपूर्ण पता है, बहुत सारी योजनाएं हैं जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बहुत सारे ऊपर ये योजना ऐसी है जहाँ पर गरीब लोगों को लाभ इसका मिलता है, जो छोटे से छोटे आयुष्य से भी उसके जीवन को बचाने के लिए, उसको इलाज कराने के लिए, उसको रहने के लिए उसका मकान, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर लोगों में बदलाव आया है। देश नए भारत की ओर बढ़ेगा, नया भारत कैसा होगा उस मिशन पर देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा, किसान हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, ओबीसी का हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो किसी भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलने के लिए मैंने कहा कि सर्वसम्मति सरकार है, तो सबसे लिए काम कर सकता है। हर क्षेत्र में विकास की अवधारणा को लिखने का काम कर सकता है। जी अंतिम बात आपसे और जानना चाहेंगे कि जो शिवम है खरगोन के,
उनका परिचय तो आप जानते ही हैं, वो अभी आईसीयू में हैं। तो उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे वो उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, इसके विषय में सरकार किस दृष्टि से देख रही है? मैंने पहले भी कहा कि खरगोन की घटना मेरे मन मस्तिष्क को उठा दिया है। मैंने सब कुछ देखा है और उसमें कई लोग है जो उसमें शुभम हमारा 16 साल का बच्चा है जो हार्ट डिलीज कैंसर करने वाला, उसकी बहन भी घर में गया था और मैं भी परसों उनके परिवार में मिलकर आया। उनके परिवार में जो घटना बताई बड़ी दुखद घटना है कि कोई बड़े हथियार से जोर से कुछ चीज फेंकी थी जिसको उसके सर पर लगी। आज उस मासूम बच्चे का क्या दोष था? आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सिर पर इतनी गहरी चोट है कि आज वो बरसों से और निश्चित तौर पर उनका पूरा परिवार चिंतित भी है और बहुत प्रताड़ित भी। कुछ ही दिन बाद उनकी बहन की शादी होने वाली, बहन की शादी हो गई, पूरा परिवार आज दुखी हुई और उनके परिवार से मिला। और ये बात तय है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, परंतु शुभम के साथ जो घटना है निश्चित तौर पर घटना है। जल्द भी लोगों ने कर्म किया है, सरकार उसको निश्चित सजा देगी, उसकी पहचान हो चुकी है, उसको सख्त कार्रवाई। रही बात इलाज की, तो जैसे ही हमको उस पत्थरबाजी में पता लगा कि शुभम घायल हुआ है, ज़्यादा सीरियस है, तो हमने तत्काल खबर करी उनके परिवार के साथ। जो काम बोले आप तत्काल इंदौर लेके पहुँचे। हमने सिविल चौकों में डॉक्टर से बात करी, उसके मालिक से बात करी, उसका इलाज तत्काल एडमिट कराया, उसका सिटी स्कैन वगैरह जो भी करना था वो किया। इलाज करने के लिए बोले का तत्काल इलाज कराया। मध्य प्रदेश के मुझे आदरणीय शिवराज जी को मैंने अवगत कराया घटना से, और शिवम के इलाज के लिए उनसे अनुरोध किया पूरा इलाज करना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल हॉस्पिटल में एडजस्ट की, तो पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार और पूरा समाज आज उनसे खड़ा है। उनको 1 रुपया भी उनके परिवार को नहीं लगा है। पूरा समाज भी और सरकार भी शुभम जी से बेटे के साथ करेंगे, इलाज में पूरा उन्हें करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर वो घर लौटे और उसका जीवन व्यवस्थित चले। हम भी आशा करते हैं कि शुभम जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटे और उनकी बहन की शादी जल्दी हो जाए। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं शुभम के साथ। चलते चलते एक सवाल और, जैसे आप संघ से प्रतिवर्ष शिक्षक हैं, संघ ने कहा है कि भारत को अखंड भारत बनाना है। इस दृष्टि में आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप इसको कैसे देखते हैं एक संघ के कार्यकर्ता होने के लिए? मैंने पहले भी कहा था कि पूर्व में पूरी दुनिया में अखंड भारत का नाम था और आज इस प्रकार से हम पूरा वैश्वीकरण शुरू देखते हैं। हिंदू से यूक्रेन है, अमेरिका है, आपस में जो चीजें चल रही थी उसमें पूरी दुनिया की दृष्टि आज सब को मिलाकर काम करने के लिए ताकत है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए रूस और यूक्रेन के विवाद का भी हल देश के प्रधानमंत्री ही निकाल सकते हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री से। और हम चाहते हैं कि हम सभी समाजों के लिए काम करते हैं, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2022 तक की देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसमें दिखाया गया है कि हम सबका साथ और सबके विकास के आधार पर और सबके विश्वास के आधार पर सबका प्रयास आधार पर हम सरकार चला रहे हैं। तो इसी के आधार पर अखंड भारत की प्रतिमानी करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि सबका विश्वास अर्जित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने काम किया और इसलिए लोगों ने देखा कि ये सभी समाजों के लिए काम करते हैं। अभी खरगोन की घटना की हम बात करें, देखा है कि खरगोन की घटना में भी एक मुस्लिम का घर टूटा है तो प्रधानमंत्री आवास पर टूटा है। अपराधी का कोई भी न जात होती न बात होती न घर होता है, सरकार उसको जो लाभ हो सकता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि जो गरीब है उनको लाभ मिलना चाहिए, वो बड़े हिंदू हो या मुस्लिम बहन को भी प्रधानमंत्री का आवास दिया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है। इसलिए पूरी दुनिया में सभी को के बारे में सोचकर सभी को एकता के साथ रखने का जो सपना और मापदंड है जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उससे अखंड भारत के रूप में हमने देखा है कि आर्थिक योजनाएं, सामाजिक विकास और इस देश का विकास। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति आप सबने भी देखी कि आर्थिक जो परेशान है वो उपलब्ध हो गया है। और श्रीलंका देखिए आप, श्रीलंका अपनी आर्थिक नीति प्रणाली से वो भी खत्म होने की स्थिति हो गया। तो कहीं न कहीं उनकी नीति गलत थी, इस कारण से उनको नुकसान होना पड़ा। इसलिए भारत की विदेश नीति हो, भारत की अर्थनीति हो, भारत की सामाजिक नीति हो, बहुत मजबूत है। और इसलिए हम अखंड भारत का जो चाहते हैं कि सब समाज एक साथ में रहे, हम सबके लिए काम करने की सरकार है। और हम अखंड भारत जो हमने कहा कि पहले भी दुनिया में इस अखंड भारत की सपना और
कि कल्पनातीत आधार पर हमारे कई राजाओं ने इस आधार पर काम किया था। तो ये हम जिस विचार से संगठन से जुड़े हैं, जिस पार्टी से जुड़े हैं, वो भी चाहती है कि पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी एक तो अखंड भारत जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये भी सब रूप से मजबूत होने के लिए अगर वो परेशान है तो हम मिलकर काम करने की स्थिति बनेगी। तो ये धीरे धीरे संस्कृति आने वाले 2040 तक हम उस विषय को पढ़ने वाले। जैसा भाई साहब ने कहा कि भारत अखंड भारत बनेगा, ये आपने बात सुनी, हम भी आशा करते हैं कि भारत फिर से समन्वित होगा और भारत अपने से जो अंग अलग हुए हैं उनको फिर से अपने में समाहित करेगा। इसी आशा के साथ फिर हम अगले विषय में आपसे फिर चर्चा करेंगे। भेजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। नमस्कार।